हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ललित एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल इंस्पायरल स्टडी में स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास साइंस की है। साइंस का पूरा एक बैच रहेगा जिसमें मैं पूरी की पूरी तुम्हें साइंस पढ़ाऊंगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगी। तो आज मैं थोड़ा सा साइंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आपने कंपटीशन की साइंस पढ़ी होगी, लेकिन मुझसे पढ़ के तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर अच्छा फ़ायदा होगा, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए। देखिए, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें साइंस की बात करूं, अगर मैं सबसे पहले साइंस की बात करूं, भाई साइंस क्या होगा, हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि भाई साइंस है क्या। देखो, साइंस की डेफिनेशन तुम्हें पता होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साइंस को बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर। क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति का अध्ययन ही हमारा क्या कहलाएगा? साइंस कहलाएगी। सब बात क्लियर हो गई। अब साइंस के बारे में मैं तुम्हें बता दूं कि किस पेपर में कितने कितने नंबर की आएगी। देखो, अगर मैं बात करूं, भाई ये अरस्तु ने दिया था साइंस, ठीक है नहीं, ये कभी कभी ये पर्सन भी पूछ लेता है कि फादर ऑफ साइंस कौन है, तो फादर ऑफ साइंस बोलते हैं अरस्तु को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, देखो एसएससी की, इसके वेटेज के बारे में मैं बात कर लूंगा, कहाँ कहाँ किस किस पेपर में ये साइंस आएगी। तो सबसे पहले अगर मैं एसएससी में बात करूँ तो एसएससी में बहुत सारे पेपर है भाई। एसएससी सीजीएल, फिर बात करूँ तो एसएससी सीपीओ। एसएससी सीजीएल में जो है 25 क्वेश्चन हमारे जीएस के आएंगे, जीएस में 7 से 8 नंबर की साइंस आएगी। सीपीओ में 50 नंबर का जीएस आएगा, जीएस उसमें कम से कम 10 से 12 नंबर की साइंस ही साइंस आएगी। उसके बाद एसएससी सीएचएसएल 25 क्वेश्चन आएंगे, 5-4 नंबर की जरूर आएगी। एमटीएस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एलडीसी वगैरह हो गया ये सब। अब अगर मैं बात करूं यूपी की, यूपी गवर्नमेंट की बात करूं, तो यूपी गवर्नमेंट के पेपर में एक सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी पेपर होंगे आपने उसमें देखा होगा 25 मार्क्स की साइंस ही अलग है। मतलब यूपी ट्रिपल एससी में 25 मार्क्स की अलग से साइंस आएगी। 2 पोर्शन बनते हैं, मैथ का और साइंस का, तो 25 नंबर में साइंस ही रहेगी यूपी ट्रिपल एससी में। क्लियर हो गई। अगर मैं यूपी पुलिस की बात करूं, यूपी पुलिस में भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के हैं। यूपी पुलिस में भी 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। उसके बाद अगर मैं यूपीएसआई की बात करूं, यूपीएसआई में भी 6 से 7 क्वेश्चन मिनिमम, 6 से 7 हो जाए, या 5 या 6 या 7 कितने भी हो जाए, 5 से 7 क्वेश्चन साइंस में आएंगे यूपीएसआई में। चलो, अगर अभी मैं थोड़ा सा रेलवे की बात करूं अगर रेलवे की बात करेंगे, देखो रेलवे का अभी जो पेपर बचा हुआ है, और रेलवे का सिर्फ पेपर बचा हुआ है ग्रुप डी। रेलवे का एक ही पेपर बचा हुआ है, कौन सा? तुम्हारा ग्रुप डी, और ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस है। अगर आपको मैं एक बात बताऊं, देखिए आज के टाइम पे जो जीएस में सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है ना, जीएस में सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड चला हुआ है वो साइंस का ही चला हुआ है। और जो गांव देहात के बच्चे हैं ना, उनको साइंस इतना अच्छा लगता नहीं है, ये भी फैक्ट है। तो आप उस बात को बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं इस बात से कि आपको साइंस समझ में नहीं आएगा। जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो आपके एक एक बात साइंस की बिल्कुल दिमाग में, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में फिट होती चली जाएंगी। अभी इसको देख लो, ये इसका वेटेज था भाई, कितने नंबर का साइंस कितने किस पेपर में आएगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, साइंस को पढ़ते हैं भाई इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं सबसे पहले बात करूँगा फिजिक्स की। अब आप बोलोगे सर आप सबसे पहले फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो? मैं सबसे पहले फिजिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ग्रुप डी का जो पेपर है, ग्रुप डी के पेपर में 25 नंबर की आएगी। ठीक है नहीं, तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स, थ्योरी वगैरह जो भी है, मैं सब कुछ क्लियर करते हुए चलूँगा। ठीक है नहीं, तो अगर मैं सबसे पहले फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में सबसे पहले हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे मोशन। मोशन मतलब गति। अगर एक एक बात समझ में ना आए तो फिर कहना, एक एक बात तुम्हारे समझ में आएगी। आज तक अगर तुम्हारे दिमाग में साइंस नहीं घुसी होगी ना, तो आज ही क्लास कर लेना। जितना टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगा वो तुम्हारा आज सेकेंडरी मेमोरी में पहुंचने वाला बिल्कुल। अभी मैं बात करूंगा किसकी? गति की। देखो ये गति होती क्या है? देखो मैं सबसे पहले तुम्हारे सामने 2 ग्राफ बना रहा हूँ, इन ग्राफ से ही समझेंगे। सबसे पहले इधर मैंने ले ली पोजीशन, मतलब स्थिति, और इधर मैंने लिया टाइम, और एक ग्राफ बना के रख दिया ये। क्लियर हुआ? ऐसे इधर ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इधर मैंने लिया पोजीशन, इस ग्राफ से ही पर्सन आएंगे,
स्थिति, किसी भी बॉडी की स्थिति, और ये इधर टाइम मतलब समय। और इस ग्राफ को मैंने ले दिया ऐसे। अब ये क्या है ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या है, ये समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। देखो आप एक काम करो, इस ग्राफ पे ना छोटे छोटे पॉइंट बनाओ। आप 2 से ज़्यादा पॉइंट कितने भी बना लो, 2 से ज़्यादा आप कितने भी पॉइंट बना सकते हो। जो ये लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है, नहीं 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 2 तो मिनिमम होनी चाहिए। और इसको क्या काम करो, इसको ऐसे नीचे मिला दो, सारे पॉइंटों को ऐसे नीचे मिलाते हुए चलेंगे। मैं सारी बातों को क्लियर कर दूंगा। ये मैं मोशन समझा रहा हूँ कि मोशन है क्या चीज़। ऐसे और ऐसे इधर मिला दो, मिला दिए। ऐसे इस वाले पे बनाओ, 3 बना लो चलो, तो ऐसे इस पे इसको भी मिला दिया, ऐसे करके मिल गए सारे के सारे पॉइंट। अब इन पॉइंटों को बनाने के बाद आप जरा इस ग्राफ पे आए एक बार। इसको ग्राफ नंबर ए ले दो, इसको ग्राफ नंबर क्या ले लिया, बी ले लिया। इस ग्राफ से तुम्हारा पहला प्रश्न बनेगा। और ग्रुप डी जैसे पेपर, रेलवे जो पेपर कराता है ना, उसमें तो साइंस खतरनाक ही वो पूछता है अंदर से बिल्कुल। आप मुझे एक बात बताओ, ये समय है, आप इधर देखो, जैसे समय बार बार चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे, आप देख रहे हो समय हर बार पॉइंट पर चेंज हुआ। पहले लाइन यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे थी, समय हर बार चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूँ पोजीशन की, पोजीशन किसी, ये कोई बॉडी है, मान लो कोई मतलब सिस्टम है कुछ या बॉडी है, उस बॉडी की एक्शन हम देख रहे हैं, तो समय तो लगातार बदला, लेकिन उस बॉडी की पोजीशन कभी नहीं बदली। उस बॉडी की पोजीशन हर पॉइंट पे एक ही है। कहने वाली बात क्या हुई, अगर समय लगातार बदलता रहे और पोजीशन किसी भी वस्तु की वही रहे, तो ये ग्राफ उसके लिए है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, विराम अवस्था। क्या बोल देंगे इसको, विराम अवस्था। विराम अवस्था क्यों बोल लेंगे भाई, देखो समय बार बार चेंज हुआ। किसी भी वस्तु की, लिख लेंगे कॉपी में, किसी भी वस्तु की समय बदलने के साथ साथ अगर उसकी पोजीशन वही रहे, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, विराम अवस्था। मतलब बॉडी क्या है, वो हमेशा विराम अवस्था में। अगर मैं इस वाले की बात करूं, देखो टाइम बार बार चेंज हुआ। आप बोलोगे हाँ सर, टाइम तो इसमें बार बार चेंज हो रहा है। इसमें तो सर पोजीशन भी तो बार बार चेंज हो रही है, बट टाइम बार बार चेंज हुआ, लेकिन पोजीशन भी तो बार बार चेंज हुई। तो समय के साथ जब वस्तु की स्थिति बदलती है, क्या समय के साथ जब वस्तु की स्थिति बदलती है, उसी को हम बोलते हैं मोशन। क्या मैंने बोल दिया, समय के साथ जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है, उसे ही हम क्या बोल देंगे, मोशन। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं मोशन की, कि समय के साथ जब वस्तु की स्थिति बदलती है। मैं लिख दे रहा हूं इधर पॉइंट बना के पहले इसके लिखेंगे, जब समय के साथ, कॉपी में लिख लेंगे, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, विराम अवस्था कहलाती है। फिर उसके बाद इसके बारे में लिख देंगे सेकंड, जब किसी वस्तु की, दिख तो रहा है ना इधर, समय के साथ स्थिति बदलती रहे, समय के साथ स्थिति बदलती रहे, मोशन या गति कहलाती है। दोनों बातें क्लियर हुई। पेपर में यही तुमसे पूछा जाएगा। अगर ये ग्राफ पेपर में आया कि हाँ भाई मुझे बताओ कि गति के लिए ग्राफ क्या होगा, अगर गति की कोई परिभाषा के लिए ग्राफ है तो गति के लिए हो गया। विराम अवस्था के लिए ग्राफ पूछा जाएगा तो विराम अवस्था के लिए ग्राफ ये हो गया। आप इन सब चीज़ों को उतार लो, मैं इस चीज़ को रफ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने तुम्हारे सामने ना 2 ग्राफ और लिखे हैं। ग्राफ नंबर इसको सी बोल देंगे और इसको ग्राफ नंबर डी बोल देंगे। ग्रुप डी के पेपर में पक्का इन 4 ग्राफ से एक प्रश्न मिलेगा तुम्हें। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये 4 ग्राफ मैंने पढ़ाई, इन 4 ग्राफ में से उनको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। देखो ध्यान से इधर, अब ये पूछेगा, ये ग्राफ तुम्हारे बना देगा इस ग्राफ को, या पेपर में इस ग्राफ को दे देगा, बोल देगा कि ये ग्राफ सही है कि गलत है, इसके अंदर क्या चीज़ है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया भाई, पॉइंट बनाओ सबसे पहले। चलो जी 2 पॉइंट बना लिए, 2 पॉइंट बना के फिर ऐसे खींच दिया, इस पर खींच दिया भाई, 2 पॉइंट बनाए और ये नीचे, मतलब नीचे मिलाना है तुम्हें, इधर एक्स एक्सिस पे और इधर वाई एक्सिस पे। अब आप इस ग्राफ में देख पा रहे होंगे, सर इसमें तो समय ही नहीं बदला, लेकिन समय तो बदला नहीं, लेकिन पोजीशन लगातार बदल गई। क्या ऐसा पॉसिबल है, खुद बताओ।
अगर समय नहीं बदल रहा है और पोजीशन लगातार बदल रही है, ऐसा हो सकता है क्या? तुम खुद बताओ। एक ही समय पे आदमी अभी ये समय हो रहा है, इस समय मैं सहारनपुर में भी हूं, क्या इस समय मैं इलाहाबाद भी चला जाऊंगा? नहीं जा सकता। अभी अगर मैं सहारनपुर में हूं तो मैं सहारनपुर में ही तो हूं। तो एक समय पे इंसान की या बॉडी की एक ही तो पोजीशन हो सकती है, तो इसलिए ये ग्राफ बिल्कुल भी संभव नहीं है। समझ गए? ऐसे ग्राफ को चेक करते हैं कैसे, पॉइंट बना के। देखो तुम खुद देखो, इधर पॉइंट बना है, इधर पॉइंट बना है। पॉइंट ये जो है पोजीशन तो बार बार चेंज हुई, बिल्कुल हुई सर, पोजीशन तो बार बार चेंज हो गई, लेकिन उसका जो टाइम है वो टाइम तो चेंज ही नहीं हुआ, टाइम तो वही है। तो ये तो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता था अगर अनंत स्पीड हो, किसी भी वस्तु की अगर चाल अनंत हो। सबसे ज्यादा चाल की अगर मैं बात करूं, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है ना? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा कोई चाल ही नहीं है। अगर पेपर में ये पूछ ले कि अगर अनंत चाल हो, देखो पूछ सकता है पेपर में, अगर चाल अनंत हो जाए तो क्या ये ग्राफ पॉसिबल रहेगा? फिर हो सकता है भाई। अनंत चाल पे आदमी की पोजीशन एक समय पे अलग अलग रह सकती है, लेकिन अनंत चाल कहाँ है? ये तो मैक्सिमम स्पीड है, प्रकाश की तो मैक्सिमम स्पीड होगी। अब जरा इसको जरा चेक करें। देखो इस वाले ग्राफ में थोड़ा तुम्हें ये भी देखना है कि वाई एक्सिस पर कौन है। किसी भी ग्राफ की परिपाटी यही होती है कि वाई एक्सिस पे लिखा हुआ कुछ भी, जो भी वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है उसको पहले पढ़ते हैं। तो वाई एक्सिस पे समय लिखा हुआ, अब आप खुद देखो, पॉइंट बना के बनाओ इस पर पॉइंट। आपने जैसे इस पर पॉइंट बनाए, देखो इस पर भी एक ही समय है, एक ही समय पे लगातार पोजीशन बदलती जा रही है। इस वाले ग्राफ में भी देख लो, एक ही नहीं समय इस पे, ये देखो यहाँ पे एक ही समय है, एक ही समय पे लगातार पोजीशन ही बदल रही है, समय तो बदल ही नहीं रहा इसका। तो ये भी ग्राफ क्या हो गया? पॉसिबल नहीं है। एक ही समय पे पोजीशन दो जगह नहीं हो सकती। अब आप बोल रहे होगे सर ये तो बदल रहा है, इस बार इधर देखो ना, टाइम इधर है, टाइम तो एक ही है, पोजीशन लगातार बदलती हुई जा रही है, समय एक ही है, पोजीशन लगातार इसकी बदलती जा रही है। तो ये वाला ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। तो इन ग्राफ को जरा ध्यान रखना, अगर एक ही समय पे पोजीशन लगातार बदले तो वो ग्राफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पे एक ही समय पर पोजीशन अलग अलग नहीं हो सकती। देखो समझ गए ना? अब थोड़ी सी एक बात मेरी और समझ लो। देखो अभी मान लो बस में 4 दोस्त बैठे हैं, बस में 4 दोस्त बैठे, तो आपस में तो वो विराम अवस्था में है, लेकिन अगर बाहर रोड, जैसे बस चल रही है, बस में हम बैठे जा रहे, 4 आदमी अगर हम बस में बैठे हुए जा रहे, तो हम एक दूसरे को अगर देखेंगे तो हम विराम अवस्था में। लेकिन अगर हमें कोई बस स्टैंड पर खड़ा हुआ व्यक्ति हमें देखेगा तो हम उसके लिए क्या हो जाएंगे? हम उसके लिए गति की अवस्था में आ जाएंगे। समझ रहे हो ना? विराम अवस्था को भी समझ रहे हो और गति की अवस्था को भी समझ रहे हो। ऐसे ही सापेक्षता का सिद्धांत बोलता है, जैसे देखो आप इधर पृथ्वी पर बैठे हो, देखो ये मान लो ये कोई ब्रह्मांड है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है। पृथ्वी पे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है और मैं इसको किसी और ग्रह से देख रहा हूँ, है ना? तो समय के साथ इसकी स्थिति इसको बदलती हुई दिखाई देगी हमेशा। सापेक्षता का सिद्धांत सुना है तुमने? ये हमेशा अगर मैं दूसरे ग्रह, देखो यहाँ से पर भाई मैं हूँ, मुझे ये बोर्ड है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर मैं दूसरे ग्रह से देखूंगा इस चीज को तो ये हमें हमेशा बदलती हुई दिखाई देगी। एक समय पे तो ये दिखाई देगी और दूसरे समय पे यहाँ ये जो वस्तु है ये पृथ्वी पे यहाँ पे रखी दिखाई देगी। समझ गए? मतलब पास में है, एक जैसे पृथ्वी पे कोई भी सामान है हमें एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे ग्रह पे जाके उसको देखेंगे तो वो हमें क्या है, उसकी पोजीशन हमेशा बदलती हुई दिखाई देगी। तो ये था मोशन, मतलब गति का और विराम अवस्था का कंसेप्ट। ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्टेंस। चलो भाई दोस्तों बात कर लेते हैं किसकी? डिस्टेंस की। देखो डिस्टेंस क्या है। देखो कोई चीज समझ में ना आए ना, वीडियो को दोबारा देख लेना। आपके पास मेरा व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप भी है, वहां से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ग्रुप डी में तुम्हारा जिसका भी ग्रुप डी का पेपर है ना, ग्रुप डी के पेपर वालों के तो 25 में से 20+ आएंगे अगर तुमने मुझसे साइंस पढ़ ली। आपने 1000 जगह साइंस पढ़ी होगी, मैं नहीं बोलता कोई आपने बहुत अच्छी साइंस पढ़ ली होगी, लेकिन एक बार मुझसे पढ़ोगे ना तो अलग ही चीजें दिमाग में फिट होती चली जाएंगी तुम्हारे। अब जरा मैं थोड़ी सी डायरेक्शन कह रहा हूँ, सॉरी, डिस्टेंस की बात करता हूँ, और डिस्टेंस के बाद मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? विस्थापन। आज तक तुम्हारे समझ में दूरी और विस्थापन नहीं आया होगा, लेकिन आज के बाद तुम्हारे समझ में ऐसे आ जाएगा ना कि आज के बाद तुम दूरी को और विस्थापन को कभी भूल ही नहीं पाओगे। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट से समझा रहा हूं। मान लो ये सहारनपुर है जहां से मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें,
और भाई ये हो गया मेरठ, ये सहारनपुर हुआ और ये क्या हो गया मेरठ। सहारनपुर से मेरठ जाने के रास्ते हो गए इतने, ये रहे सहारनपुर से मेरठ जाने के रास्ते। ये जो रास्ता है मान लो, मैं बस मान रहा हूँ छोटा सा, ये मान लो 20 मीटर का रास्ता है, ये मान लो 30 मीटर का रास्ता है और ये मान लो 10 मीटर का रास्ता है। भाई मान रहे हैं, मानने में तो कुछ नहीं जा रहा, तो वो तो तुम्हें भी पता कितनी दूरी दूरी पर ये स्थित है। अब सर आपने ये सब क्यों बना के रख दिया इसमें? अब मैं ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं दूरी को तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। देखो किसी भी वस्तु की अगर मैं विराम अवस्था की बात करूँ, पहले तो ये कंसेप्ट समझ लो, अभी थोड़ी देर पहले हमने विराम अवस्था पढ़ी थी। अगर किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु देखो हो विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में उसकी जो दूरी है वो जीरो है। हालांकि हम दूरी को जीरो लेते नहीं है ना, विराम अवस्था में ले लेंगे। ऐसा बोलते हैं कि विराम अवस्था में किसी वस्तु की दूरी जो होगी वो जीरो होगी। लेकिन अगर वो पार्टिकल या वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में रहने के बावजूद उसकी दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। आपको ये भी बताया होगा कि दूरी जीरो नहीं होगी, ये भी कंसेप्ट आपने बुक में पढ़ा होगा। आपने कहीं ना कहीं ये भी पढ़ा होगा कि दूरी जीरो होगी। लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है, अगर वस्तु है गतिशील अवस्था में, मतलब अगर वस्तु है मोशन में, इसलिए मैंने पहले विराम अवस्था पढ़ाई और फिर तुम्हें क्या पढ़ाया, मोशन। अगर वस्तु है विराम अवस्था में, तो विराम अवस्था में तो जीरो रहेगी। अगर वस्तु है गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में कभी भी किसी वस्तु की दूरी शून्य नहीं हो सकती। अब आप मेरी बात समझे। अब मैंने सहारनपुर से लगा के मेरठ की तुमसे दूरी पूछी कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताओ, तुम्हारे पास ये डायग्राम है। आपने बोला सर 1000 रास्ते जाने के, यहाँ तो हमारे पास में 3 शौक रहे हैं, तुम्हें 3 रास्ते शौक रखे हैं। अब इसमें से क्या दूरी बताऊं मैं तुम्हें? भाई 20 मीटर भी है, 10 भी है, तो 30 भी है। और दूरी का क्या है, देखो मैं इधर लिख रहा हूं, इधर लिखता हूं। सबसे पहले दूरी के बारे में अगर मैं इधर लिखूंगा, तय की गई लंबाई, है ना। वो जीरो इसलिए बोलते हैं, कई टीचर बोलते हैं कि दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो का ये जो गति का जो डेफिनेशन है वो ये तय की गई लंबाई, मतलब जब हम कोई लंबाई तय करेंगे जब भी दूरी काउंट हो सकती है। ठीक है, तो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में कोई दूरी तय करी ही नहीं, कोई लंबाई तय करी ही नहीं, तो फिर कहाँ से हो जाएगा। तो तय की गई लंबाई ही बोलते हैं किसको, दूरी को। अब आप मुझे एक बात बताएं छोटी सी, क्या दूरी रास्ते पर निर्भर कर रही है? आप बोलोगे सर बिल्कुल। मान लो मैंने ये रास्ता सेलेक्ट करा तो मेरी दूरी हो गई 10 मीटर। अगर मैं ये रास्ता सेलेक्ट करा तो मेरी दूरी हो गई 20 मीटर। और अगर मैंने ये रास्ता सेलेक्ट कर लिया तो मेरी दूरी हो गई 30 मीटर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसको बोल सकते हैं चुने हुए रास्ते पर निर्भर करती है। क्या बोल देंगे इसको, चुने हुए रास्ते पर निर्भर करती है। तब हम किसी भी वस्तु की क्या बता सकते हैं, दूरी को बता सकते हैं। अगर ऐसे ही मैं क्या करूं, डिस्प्लेसमेंट को समझाऊं, यहाँ पे विस्थापन को समझाऊं, तो भाई विस्थापन क्या है, विस्थापन के लिए पॉइंट क्या है। विस्थापन की जो परिभाषा है, वो विस्थापन की परिभाषा जो है वो ये है कि प्राथमिक बिंदु से, इनिशियल पॉइंट जिसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट, प्राथमिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच चली गई छोटी से छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। क्लियर हुई बात। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच चली गई छोटी से छोटी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु मेरा क्या था, आप बोलोगे सर ए। अंतिम बिंदु मेरा क्या हुआ, सर बी। प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु क्या हुआ, बी। तो यहां पे इसका विस्थापन कितना आ गया, सिर्फ 10। चली गई छोटी से छोटी दूरी। तो सबसे छोटी से छोटी दूरी क्या है यहाँ पे, ए से लगा के बी तक। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या विस्थापन ने रास्ते पर निर्भर करा? आप बोलोगे सर विस्थापन ने तो रास्ते पर निर्भर नहीं किया। हम तो क्यों ना मैंने इसका आंसर 20 बता दिया विस्थापन का, क्यों ना मैंने इसका आंसर 30 बता दिया, क्योंकि प्राथमिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक के बीच चली गई छोटी से छोटी दूरी ही तुम्हारी क्या होगा, हमेशा विस्थापन होगा। मतलब ए पॉइंट से लगा के बी पॉइंट तक के बीच की दूरी तुम्हारी क्या आएगी, 10 मीटर। तो हम क्या बोल देंगे इसको,
चुने हुए रास्ते पर निर्भर नहीं करता। क्लियर हो गई बात। उसके बाद इसकी तीसरी डेफिनेशन क्या है? तीसरी डेफिनेशन है दूरी एक क्या है? अदिश राशि है। अब मैं समझा रहा हूं ये अदिश क्या है? स्केलर और वेक्टर, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये है एक सदिश राशि। ये सदिश और अदिश का कंसेप्ट क्या है भाई, ये भी मैं तुम्हें समझा रहा हूं। देखो, हालांकि मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी बता रहा हूं। देखो, अगर मैं बात करूं अदिश राशि की, अदिश राशि इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, दिशा पर निर्भर नहीं करती। ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं, क्योंकि 10वीं 12वीं का तो हम यहाँ पे पढ़ नहीं रहे, ठीक है। नहीं, हम तो हमारे पेपर से जो रिलेट करता है, पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है, हम बस वो पढ़ रहे हैं। दिशा पर निर्भर नहीं करती, मतलब कहने वाली क्या बात है? दिशा पर निर्भर ये कभी भी नहीं करेगी। अगर मैं अदिश राशि की बात करूं तो अदिश राशि क्या हो गई? दिशा पर निर्भर नहीं करती। अगर मैं बात करूं किसकी? सदिश राशि की, तो भाई सदिश राशि क्या हो जाएगा सर? सदिश राशि हो जाएगा दिशा पर निर्भर करती है, बस। और क्या? दिशा पर निर्भर करती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, सदिश सदिश में कंफ्यूज तो नहीं हो? देखो, सदिश, सदिश मतलब दिशा पर निर्भर करती है। सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब अदिश दिशा के साथ नहीं। तो सदिश दिशा पर निर्भर करती है। अब सर ये कैसे बोल सकते हो कि दूरी हमारी अदिश राशि है? भाई दूरी एक बात बताओ, किसी दिशा को देख के चलते होगे? कोई दूरी, ये दिशा को देख के चले, तुम देखियो रास्तों पर डिपेंड करे, किसी भी दिशा में चल लो, है ना, किसी भी दिशा में चल लो, कौन सा कोई डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? विस्थापन की, तो विस्थापन के लिए दिशा है, विस्थापन के लिए एक ही दिशा रहेगी। वो मैं आगे चल के तुम्हारे क्वेश्चन से क्लियर करता हूं। आप सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको उतार लेंगे, मैं तुम्हें भी छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूं, वहां एक पॉइंट और लिख लेंगे। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव। इसके लिए भी अलग अलग कंसेप्ट है। अगर मैं बात करूं, अरे ये नीचे पता नहीं दिख रहा होगा, नहीं, अगर मैं बात करूं किसकी? विरामावस्था में। अगर मैं इसकी बात करूं विरामावस्था में, देखना नीचे दिख रहा है क्या भाई? नहीं, विराम, हाँ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अगर मैं बात करूं विरामावस्था के ऊपर लिख देता हूं, तो विरामावस्था में 0 पॉसिबल है ना। विराम अवस्था में अगर कोई वस्तु रखी है तो दूरी क्या है? पॉसिबल है 0, अन्यथा ये क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नहीं, अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों के तीनों हो सकता है। ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। देखो, मैं तुम्हारे क्वेश्चन कराऊंगा, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, इसको उतार लेंगे। मैं इसको हटा रहा हूं अभी के लिए। आया ना सब बच्चों के समझ में? चुने हुए रास्ते पर कौन निर्भर करेगा? दूरी करेगी। चुने हुए रास्ते पर निर्भर कौन नहीं करेगा? विस्थापन। विस्थापन चुने हुए रास्ते पर कभी भी निर्भर नहीं करेगा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की चली गई दूरी ही क्या कहलाएगी? छोटी से छोटी दूरी ही विस्थापन कहलाएगी। अभी देखो, मैं इस पर तुम्हें थोड़े से क्वेश्चन कराऊंगा दूरी और विस्थापन पे। देखो, पहला क्वेश्चन देखेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, दूरी तो बताई दी, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 10 है। तो मुझे इसकी क्या बताओ? तुम दूरी बताओ और इसका मुझे विस्थापन बताओ जल्दी से। इसका दूरी भी काउंट करेंगे और इसका विस्थापन भी काउंट करेंगे। ऐसे ही फिर मैं दूसरा प्रश्न लिख दे रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और मैं यहाँ से ही वापस हो गया, ऐसे ऐसे वापस हुआ तुरंत यहीं पे, है ना। पॉइंट मेरा फाइनल ए है और फिर बी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की है ये 5, ठीक है। इसकी भी मुझे क्या बतानी है? दूरी, और इसका भी मुझे क्या बताएंगे? विस्थापन। दूरी और विस्थापन काउंट करेंगे। ऐसे फिर मैं थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से लगा के यहाँ तक, और फिर ऐसे मैं यहाँ से तुरंत वापस लौट के, यही रास्ता है, ठीक है, यहाँ से लौट गया वापस। इसको ऐसे ले लेंगे, कभी तुम कंफ्यूज हो जाओ। ऐसे ही लौट गया मैं वापस इसी रास्ते को, ठीक है। ए बी पॉइंट मेरा यही है, बी बी, और ये दूरी है 10 मीटर की। फिर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे था मैं, ए पॉइंट मेरा ये है, और मैं इसी रास्ते पे वापस लौट गया, और मैं कहाँ तक पहुँच गया? यहाँ तक पहुँच गया, बी पॉइंट है मेरा ये। इन सब में मुझे आप दूरी और विस्थापन बताएंगे। देखो, ये सब इतना मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, दूरी और विस्थापन। देखो, दूरी और विस्थापन समझने के लिए 10वीं, अगर काश 10वीं 12वीं में अच्छे से कोई 10वीं
विस्थापन और ये समय दूरी बता देना तो फिर बच्चा दिक्कत में ना आए बिल्कुल भी, उनकी साइंस बिल्कुल टॉप हो जाए। और गांव वाले बच्चों की इसलिए साइंस कमजोर रहती है कि वो ध्यान ही नहीं देते कभी। आप एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल सकते आप? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर नहीं हो गई दूरी? और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की चली गई दूरी क्या है? वही विस्थापन है। तो 10 इसका क्या हो गया? विस्थापन हो गया, बात खत्म हो गया। हाँ एक बात और ध्यान रखना, दूरी और विस्थापन का जो मात्रक है वो मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10। अब अगर यहाँ की बात करूँ तो दूरी तो यहाँ से लगा के यहाँ तक, यहाँ से लगा के यहाँ तक 10 और यहाँ से लगा के यहाँ तक 5, तो दूरी तो कितनी तय कर दी? 15। एक पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, उसने कितनी दूरी तय कर दी? यहाँ से लगा के यहाँ तक तो 10 और यहाँ से लगा के यहाँ तक 15। 10 सोच रहे होंगे तुम, ठीक है। अब बात करते हैं विस्थापन की। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच चली गई छोटी से छोटी दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु ये रहा, ये दूरी टोटल यहाँ तक 10 है, ये यहाँ तक 5 हो गई, तो ये आधी में बच गई। तो विस्थापन कितना आ गया? 5 मीटर। क्लियर हुई सारी बातें भाई? यहाँ से फाइनल यहाँ है ना, प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है, तो बची दूरी कितनी बच गई? 5 बच गई। तो यही तो विस्थापन हुआ। उसके बाद यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ से दूरी की बात करूंगा तो भाई 10 आने का 10 जाने का, तो दूरी कितना हो गया? 20 मीटर। लेकिन सर जी यहाँ पे तो विस्थापन तो प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही जगह है, तो विस्थापन तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ विस्थापन 0? सब बच्चों के बात समझ में आ रही है? आनी भी चाहिए। विस्थापन 0, जब प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही जगह पे हो गई तो क्या हो गया? विस्थापन हो गया 0। अब अगर मैं यहाँ की बात करूँ, देखो दूरी अब तक पॉजिटिव आई, जो मैंने तुम्हें समझाया था कि दूरी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। अब तक सारी जगह पॉजिटिव आएगी। भाई एक बात बताओ, आगे जाओ पीछे जाओ, धरती के अंदर जाओ ऊपर जाओ, जाओगे तो पॉजिटिव ही दूरी, नेगेटिव में थोड़ी ना जाओगे। मान लो यहाँ तक की दूरी थी 10 और ये यहाँ तक की तय करी 5, है ना। मान लो ये इधर ईस्ट दिशा में गया, क्वेश्चन के लिए मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। ए से इधर ये गया ईस्ट में और फिर वापस लौट गया, ठीक है नहीं। तो यहाँ की अगर मैं दूरी की बात करूंगा तो सर 10 दूरी ये 10 ये 20 और 5 ये 25, तो दूरी तो कितनी आ गई यहाँ पे? 25 मीटर। दूरी तो इस भाई ने कितनी तय कर दी? 25 मीटर की दूरी तय कर दी। लेकिन सर अगर मैं इसका विस्थापन की बात करूँ, फाइनल इनिशियल पॉइंट ये, प्रथम बिंदु अंतिम बिंदु ये, तो तुम्हारा जो विस्थापन आया, विस्थापन कितना आ गया तुम्हारा? या तो बोल लो -5, है ना, या फिर बोलेंगे 5 वेस्ट डायरेक्शन में। अब मैं इसलिए तो बोल रहा था कि ये सदिश है कि अदिश है। अब समझ में आया? कर रहा है कि दिशा पे निर्भर। पहले तो ईस्ट में था, ये ईस्ट में ही तो गया था, लेकिन विस्थापन जो निकल के आया 5 वेस्ट में आया निकल के। अगर हमारी बॉडी ईस्ट में गई थी तो हमारा विस्थापन कहां पे आ गया? 5 वेस्ट में आ गया। या मैं बात करूं -5 आ गया। तो दिशा पर निर्भर करा कि नहीं करा? आप बोलोगे सर बिल्कुल दिशा पर निर्भर कर गया। ये तो बात हमें पहली बार पता चली आज कि ऐसा भी हो जाएगा इधर जाके। तो या तो -5 बोल दो। -5 का मतलब यही है कि -5 नहीं है, -5 का मतलब है कि ये विपरीत डायरेक्शन में है। जो जिस डायरेक्शन में जा रहा था पार्टिकल उसमें नहीं जा रहा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे ये किस में आ गया? वेस्ट में आ गया। तो अभी हमने देखा दूरी पॉजिटिव और विस्थापन क्या क्या आ गया हमारा? देखो 0 ये रहा, पॉजिटिव ये आ ही रहा है इधर, मतलब निगेटिव भी और 0 भी। ये बात हमेशा ध्यान रखोगे, यहाँ से हमेशा प्रश्न बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तो और भी क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और बताएंगे मुझे मेरे प्यारे बच्चों। आ रहा है ना साइंस समझ में? अरे आएगा क्यों नहीं आएगा भाई। एक क्वेश्चन और करेंगे। यहाँ पे ये मेरा ए पॉइंट है और ये मेरा बी पॉइंट है। इसमें मुझे दूरी बताओ और इसमें मुझे विस्थापन बताओ। तब तक मैं उसको हटा दूँ उधर से। इसमें मुझे तुम दूरी भी बताएंगे और इसमें तुम मुझे विस्थापन भी बताओ। ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ाया जा रहा भाई? चलो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं यहाँ से मुझे पता नहीं लग सकता कि तुम्हारे समझ में आ रहा नहीं आ रहा। वीडियो को आराम आराम से धीरे धीरे करके देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे से पढ़ाने की, ठीक है नहीं। चलो दूरी और विस्थापन बताओ। सर ये तो पहली बार देखा हमने, इसमें कैसे दूरी और विस्थापन निकाल देंगे? भाई मेरे बेटे मुझे एक बात बताओ, तुमने सर्कल तो देखा है ना? सर्कल देखा है, और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है? अब सर हिंदी में बता दो। मैं कह रहा हूं कि कोई वर्त तो देखा होगा ना, वर्त। किसी वर्त की परिधि का तो तुम्हें पता होगा।
तो वर्त की जो परिधि होती है, वर्त की परिधि की अगर मैं बात करूं तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वर्त की परिधि कितनी हो गई? 2 पाई आर। तो आप मुझे एक बात बताओ, मेरा यहां से चलना इसने स्टार्ट करा और यहां तक ये एंड हो गया, तो वर्त की जो परिधि थी वो पूरी की पूरी कितनी थी? 2 पाई आर। अगर ये ए पॉइंट से चल के ए पॉइंट पर ही आ जाता तो हमारी पूरी की पूरी दूरी कितनी चली गई थी? 2 पाई आर। लेकिन सर ये तो आधा ही चल पाया, और आधा ही चल पाया तो बेटे आधा कर दो, तो दूरी कितनी आ गई? पाई आर। किसी को कोई दिक्कत? अब अगर सर विस्थापन की बात करो तो विस्थापन तो छोटी से छोटी दूरी है, मतलब ये। अब तुम्हें पता है किसी भी वृत्त की त्रिज्या क्या है? आर। आर, तो यहां पे विस्थापन कितना आ गया? 2r। किसी को कोई दिक्कत? पूरा का पूरा व्यास। समझ गए? दूरी एक बार और देख लो, कितना था? 2 पाई आर। लेकिन ये तो आधा ही चल पाया, तो 2 पाई आर अपॉन 2, तो कितना आ गया? पाई आर आ गया। ये कितना आया? 2r। भाई यहां से r, तो कितना हो गया? ये 2r हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे इसमें, यहीं पे एक क्वेश्चन और करेंगे। देखो यही ए पॉइंट है और यही बी पॉइंट है, बताओ आंसर। दूरी और विस्थापन ज्ञात करें। यही मेरा ए पॉइंट है और यही मेरा बी पॉइंट है। सर दूरी तो हो गई इसकी पूरी की पूरी 2 पाई आर। ये तो पूरा चल गया, घूम गया पूरा, एक राउंड लगा दिया इसने। एक राउंड लगाया तो दूरी 2 पाई आर, 2 राउंड लगाएगा तो 4 पाई आर, 3 राउंड लगाएगा तो 6 पाई आर, 4 राउंड लगेगा तो 8 पाई आर। क्लियर हो गई बात? सर इसका विस्थापन तो बता दो। अरे मेरे बेटे फाइनल और इनिशियल एक ही हो गए, तो विस्थापन तो कितना आ गया? 0 आ गया। क्लियर हो गई बात? विस्थापन तो क्या हो गया इसका? 0 आ गया। मैं एक क्वेश्चन और करता हूं। एक क्वेश्चन की और बात करें तो देखो, मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये ए पॉइंट यहां पे है, दिख रहा है ना, और बी पॉइंट यहां पे है मेरे बेटे इस बार, और ये इधर से राउंड लगाना स्टार्ट करा और यहां तक आया। अब बताएं सर, अब तो हम फंस गए, अब तो हम क्वेश्चन में फंस गए। अब कैसे करेंगे? करने की कोशिश करें इसको जरा। मैं भी देखता हूं जो बच्चे पढ़ते हैं वो करते हैं कि नहीं करते इस क्वेश्चन को। मुझे पता तुमसे नहीं होगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहां से लगा के यहां तक कितना राउंड होता है? आधा पाई आर। यहां से लगा के यहां तक कितना है? पाई आर। और ये आधे का भी आधा है, मतलब अगर मैं इसकी दूरी की बात करूंगा तो पाई आर दूरी तो पूरी की पूरी तय हो गई। भाई पाई आर यहां तक हो गई, पूरी 2 पाई आर थी। अब ये तो आधे का भी आधा है, मतलब पाई आर का भी आधा होगा। ये तो पाई आर का भी आधा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहां से हम एलसीएम ले लेंगे। वैसे 1.5 आएगा ये नहीं, अगर तुमसे आ रहा तो कितना हो गया? एलसीएम 2 आ गया। ये ऊपर कितना बना? 1। ये बन गया इधर 2 पाई आर, और इधर कितना बना? पाई आर। तो कितना आ गया? 3 पाई आर अपॉन 2। तो दूरी कितनी आ गई? 3 पाई आर अपॉन 2। अरे मेरे बेटे यहां से यहां तक आधा नहीं चला गया? यहां से यहां तक आधा चल गया। अब इधर वाला जो पोर्शन है वो आधे का आधा नहीं है क्या? तो आधे का आधा कितना होगा? पाई आर का आधा। तो ये कितना आ गया? 3 पाई आर अपॉन 2। मैं जरा चेक कर लूँ उधर दिखाई भी दे रहा है कि नहीं। ये 3 पाई आर बाई 2 नहीं दिख नहीं रहा है, इधर लिख दूंगा मैं इसको 3 पाई आर बाई 2। एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखो इसको उठा के एक बार और ध्यान से समझेंगे इसको। भाई यहां से लगा के यहां तक गया है, ऐसे जा रहा है यहां तक, तो एक दूरी अगर मैं बात करूं इसकी, तो दूरी पाई आर तो यहां तक हो गई, दूरी हो गई कि नहीं होगी? यहां तक पाई आर, और पाई आर ही यहां तक, अगले वाली भी तो पाई आर है, जब भी तो 2 पाई आर बन रहा। लेकिन ये तो आधा ही चल पाया, तो आधा आ गया। तो इसको जैसे सोल्व करा तो 3 पाई आर अपॉन 2 आ गया। सर इसका विस्थापन भी कैलकुलेट करके बताएं, विस्थापन क्या होगा? अब इसका विस्थापन होगा, देखो मेरी बात सुनो, ये इसका सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ए से बी तक की छोटी से छोटी दूरी क्या ये नहीं होगी क्या? पाइथागोरस पर भी बन गई क्या? ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो तुम्हें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? ए बी को काउंट करना पड़ेगा, ए बी निकालना है ना। तो ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2r स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2r। तो विस्थापन कितना आ गया इसका? अंडर रूट 2r। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में नहीं आया, अंडर रूट 2r, अंडर रूट 2r भी दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर चलना पड़ेगा मुझे। चलो यहाँ पे देख लो, इसका विस्थापन इधर दिख जाएगा। देखो विस्थापन देखेंगे इसका, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, पाइथागोरस पर में निकालनी है। ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए बी का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
ये कितना हो गया 2r²। ये अंडर रूट हटाने के लिए इसका अंडर रूट जब लूंगा तो ये आ जाएगा r तो बाहर आ जाएगा और कितना बचेगा अंडर रूट 2, तो रूट 2 r इसका क्या आ गया विस्थापन आ गया। जल्दी से उतारेंगे इन सब चीज़ों को, मैं हटा रहा हूँ उसको, सब इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। आ रहा है ना सब बच्चों के समझ में? आप बोलोगे सर आप उधर पता नहीं क्यों पढ़ाते जा रहे, इधर तो सारा खाली स्थान पड़ा है, इधर ही पढ़ा दो। चलो कोई बात नहीं, इधर ही पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब बच्चे मुझे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आज तो मैं दूरी और विस्थापन को क्लियर करके छोड़ूंगा। आज के बाद तुम्हें दूरी और विस्थापन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। इसमें मुझे ये ऐसे गया और ऐसे गया, इसमें दूरी बताएंगे और विस्थापन बताएंगे। सर आप कैसे कैसे प्रश्न दे रहे हो, ऐसे तो हमने कभी फिजिक्स में देखे ही नहीं। तो तुमने फिजिक्स पढ़ी कहाँ अच्छे तरीके से भी? फिजिक्स तो ये है बेटे। और ऐसा नहीं है कि कंपटीशन में नहीं पूछता है, पूछता है। एक बार जरा मोशन का चैप्टर पूरा कर दूं, मोशन का चैप्टर पूरा करते ही फिर देखना तुम जरा क्वेश्चनों की कैसे सीरीज लगवाता हूँ। एक एक क्वेश्चन मोशन का तुम्हें करवा दूंगा यहीं पे ही, और जितना चैप्टर पढ़ाऊंगा मोशन का बोर्ड पे, उसमें से ही सारे प्रश्न ना बनते हुए तुम्हें दिखाई दे तो फिर मुझे कह देना, एक भी प्रश्न तुम्हारा नहीं छूटेगा किसी भी पेपर में। दूरी और विस्थापन बताएंगे। सर दूरी तो इसने 8 तो यहाँ तक तय कर दी, 15 यहाँ तक तय कर दी, तो 15 8 कितना हो गया 23 हो गया। तो दूरी तो मान लो ये मीटर में थी, तो दूरी तो इसने कितनी तय कर दी 23 मीटर की दूरी तय कर दी। लेकिन सर विस्थापन कैसे बताएं? तो मैंने बताया मेरे बेटे विस्थापन होता है फाइनल से इनिशियल तक का पॉइंट का छोटी से छोटी दूरी। तो सबसे छोटी दूरी ये है, तो सबसे छोटी दूरी तय करने के लिए एसी काउंट करना है। हालांकि ये ट्रिपलेट होता है 8 15 17 में, तो डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूँ, इसका विस्थापन आ गया 17। तुम्हें भी ये याद रखना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बता दूं 3 ट्रिपलेट होते हैं तुम्हारे त्रिकोण के, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन गया इधर। आपने अगर गणित पढ़ा होगा तो 90 डिग्री का कोण बन गया। तो 3 ट्रिपलेट होते हैं तुम्हारे, एक तो 3 4 5, एक 8 15 17, एक 5 12 13। इन हाँ 5 12 13 ही होगा शायद, ठीक है। नहीं 5 कैलकुलेट कर लेंगे इसको, 5 5 25, हाँ ठीक है 5 12 13 का ही होता है ट्रिपलेट। इनको ही इनके ही मल्टीपल ट्रिपलेट में दे देगा। देखो जैसे ये ट्रिपलेट है सीधा 8 15 17 में, इसको कैलकुलेट भी कर दूंगा। देखो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में सबसे आती होगी। 8 8 64, 15 15 225। इसको मैंने ऐड करा तो ये बनेगा तुम्हारा 9 8 और 289। तो AC का स्क्वायर कितना बना 289। तो AC 289 इधर हटाने के लिए अंडर रूट लगाएंगे तो ये कितना आ गया 17। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो विस्थापन कितना आ गया 17। अब मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या दूरी और विस्थापन निकालने में? किसी को कोई दिक्कत आई दूरी और विस्थापन निकालने में? कोई दिक्कत नहीं आई। सारी की सारी फिजिक्स समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। एक बार मैं सारी चीजों को रिकॉल कर देता हूँ। देखो आप जरा इसको उतार ले, फिर मैं जल्दी जल्दी से सारी बातों को एक बार रिकॉल करता हूँ ताकि तुम्हारे सब कुछ समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले किसकी बात करी? विरामावस्था। जब किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति ना बदले, समय प्रॉपर बदलता रहे लेकिन उसकी स्थिति ना बदले, तो वस्तु कहां पे रहेगी? हमेशा विरामावस्था में। अगर समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति प्रॉपर बदलती रहे, समय के साथ अगर स्थिति बदलती हुई जा रही है, तो वो वस्तु आ गई गति की अवस्था में। समझ गए? जैसे हम बस में 4 दोस्त बैठे हैं, तो हम 4 दोस्त आपस में हैं किसमें? विराम अवस्था में है। भाई ना तो वो इधर को भाग रहा ना उधर को भाग रहा। लेकिन अगर कोई सड़क पे खड़ा अगर आदमी हमें देखता है तो उसके लिए बस गति की अवस्था में, तो मतलब हम भी क्या है उसके लिए गति की अवस्था में है। जैसे किसी और दूसरे ग्रह से देखने पर कभी भी ये प्रश्न तुम्हारे पे आएगा ना, सापेक्षता का सिद्धांत बोलता है, आइंस्टीन ने जो दिया था कि दूसरे ग्रह से देखने पर स्थिति समय के साथ बदलती है कि नहीं बदलती है। तो दूसरे ग्रह से देखने पर किसी दूसरे ग्रह पर स्थिति हमेशा समय के साथ बदलती है, क्योंकि स्थिति मोशन वाली है। अगर मैं दूरी की बात करूं, दूरी क्या है? तय की गई कोई लंबाई है। दूरी हमेशा चुने हुए रास्ते पर निर्भर करेगी। दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी दूरी 0 हो सकती है। अगर वस्तु गतिशील अवस्था में है तो उसकी 0 कभी गति नहीं हो सकती, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि वो होता है जो दिशा पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद अगर मैं विस्थापन की बात करूं, चुने हुए रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच चली गई छोटी से छोटी वो दूरी होगी। क्लियर?
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है, मैंने सब कुछ बता दिया कि क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव क्यों जीरो। और विस्थापन हमेशा सदिश राशि होगा। सदिश राशि इसलिए होगा क्योंकि वो दिशा पर निर्भर करता है ना। दिशा पर निर्भर क्यों करता है वो मैंने पूरा का पूरा डिफाइन करा। अब उसको 1 घंटे की क्लास वापस से पढ़ानी पड़ जाएगी मुझे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आज की साइंस तुम्हारे समझ में आई होगी। आई होप तुम इस बार ग्रुप डी का जो मैं बिल्कुल न्यूमेरिकल इसलिए कराऊंगा ताकि ग्रुप डी के पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं बहुत ज़्यादा, और मोशन के चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नहीं तो आप अपना प्रॉपर पढ़ते रहें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इस क्लास को प्लीज़ लाइक कर देना। मुझे पता है जो वीडियो को अंत तक देखता हुआ आएगा वो वीडियो को लाइक करके ही जरूर जाएगा, इसलिए मैं कभी शेयर करने को बोलता नहीं हूँ, ठीक है। और हमारी जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इंस्पायरल स्टडी के नाम से, मैं सबसे विनती करूंगा आप सब उस ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेंगे। सही बच्चों के फ़ोन में वो एप्लीकेशन होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उसमें हम क्विज़ वगैरह भी डालूंगा, मैं उसमें हर टॉपिक की क्विज़ डालूंगा, है ना। और टेस्ट सीरीज भी उसमें मैं डालूंगा, और उसमें लाइव क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है। तो उसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।